हैं उनको लेके, इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज छापे, रोज तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हजारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब है, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके जरिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहां हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता है, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो है मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तू हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कब्र जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे जी शऊर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, खासकर जो मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा। जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जो जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है, तो इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में माहौल जो है एक अलग किस्म की बात हो जाए और दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच जाए। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ वो ये बात समझ गए हो और अपनी जो उनकी आयरन फिस्ट पॉलिसी है, जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी। और इसमें कफील साहब जो है जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे 2 बातें पूछना चाहेंगे। फिर साहब ने खुद जवाब दिया कि ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे कई महीनों से, पर मैं समझती हूँ कि जो
پورے جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے, جو ایک آئیڈیالوجی لگتی تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہ پرو جموں کشمیر ہے, یہ ایک وقت میں لگتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرو جموں کشمیر نہیں ہے, پرو پاور ہے. مطلب 1947 سے لے کے 53 کو دیکھ لیجئے, پھر 1975 کو دیکھ لیجئے, اکارڈ کو دیکھ لیجئے, 87 کے الیکشن میں ریگنگ کو دیکھ لیجئے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں پاور آئیڈیالوجی بن گئی. اور آج اس معاملے میں جو پی ڈی پی کا ایک کانسٹنٹ رہا ہے, چاہے ہم پاور میں تھے, چاہے کانگریس کے ساتھ تھی, چاہے بی جے پی کے ساتھ تھے, چاہے اکیلے تھے اپوزیشن میں, تو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیالوجی نہیں بدلی. ہم نے کبھی یہ نہیں بدلا کہ ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہے, جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نکالنا چاہتی ہے, مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے. ہم کہیں سرکار میں رہ کے ایک بات اور سرکار سے باہر دوسری بات نہیں کرتے. جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی, تب بھی دلی سے ڈیلیگیشن لایا, تب بھی لیٹر لکھا حریت والوں کو بات چیت کرو, سیز فائر کروایا, نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی. یعنی کہ ہماری جو ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے وہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کفیل صاحب بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی جماعت میں کام کیا, اتنے سال کام کیا, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آج جو ہے پی ڈی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر میں پی ڈی پی بات نہیں کرے گی, کھڑا نہیں ہوگی, تو آپ یقین مانیے یہ جو نیشنل کانفرنس کبھی کبھی بات کرتی ہے وہ بات کرنا بھی بند کر دیں گے. اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے, مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری, جنگ کے بعد پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن, ڈائیلاگ, ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے, یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے, اور خدا نہ خواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائیلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دا اونلی وے فارورڈ. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائیلاگ ہے, لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کے پر. وہ تو